तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको कि बीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, साथ में एनटीपीसी भी एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी भी एग्ज़ाम होने वाला है और सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि साइंस से नंबर कैसे उठाएँ? तो आज से आपको डेली साइंस का एक लेसन आपको मिलेगा और इसकी तैयारी हम लोग पूरा करेंगे और ए टू जेड हम लोग करेंगे और हर फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और ये डाटा है आपको देख लीजिएगा और मैं बताऊँगा कि कैसे अभी हम लोग को और भी तैयारी करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पोषक तत्व और स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात है कि आप भोजन करते हैं और भोजन जब करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि भई हम ज़िंदा रहें, हमें ऊर्जा मिल सके, हम जितने भी दिनचर्या कार्य है वो कर सकें और इसके लिए भोजन करते हैं और भोजन तत्व से हमें क्या मिलता है? यहाँ पे देखिए, जब हम भोजन का सेवन करते हैं तो हमें रासायनिक तत्व मिलते हैं और रासायनिक तत्व को ही क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। ठीक है? और यह हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित अदृश्य घटक होते हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को रहती है और वो स्वस्थ बनाए रखता है। जैसे कि अगर हमें ऊर्जा चाहिए, ठीक ना? हमें ऊर्जा चाहिए कार्य करने के लिए, तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। यानी कार्बोहाइड्रेट अगर वसा का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में ऊर्जा रहेगा और शरीर के निर्माण के लिए आपको प्रोटीन और जल की आवश्यकता होती है। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है या आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ आप खाते हैं और उसका घटन हो यानी उपापचय हो, यानी उसको छोटे-छोटे मात्रा में तोड़ें तो उसको विटामिन की आवश्यकता होती है और खनिज भी आपके शरीर के लिए आवश्यकता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन, खनिज ये सब आपके लिए जो शरीर की ज़रूरत है, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है और जल है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो आप लेसन देख रहे हैं, इसका पीडीएफ जो है आपको मिलेगा एक ऐप पे, ऐप का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और साथ में ये इस टॉपिक का जो टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, जिसमें रैंक और आपको पोल दिया जाता है और पोल के हिसाब से आपका रैंक भी पता चल जाता है कि आप 2 पे हैं, 3 पे हैं, 1 पे हैं। तो ये क्लास 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, मात्र आपका ₹99 है और जितने भी साइंस के जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, वो पीडीएफ आपको वहीं पे अपलोड मिलेंगे और आप आसानी से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। तो ये बस ₹99 है और इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसे आप एनरोल कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल जीके का भी क्लास चल रहा है ₹299 में, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है और बिहार का करंट अफेयर। बहुत सारे लाइव क्लासेज हैं, रात को 9 बजे चलता है, पीडीएफ मिलते हैं, मेंटरशिप मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आज विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? वो पदार्थ जो कार्बन से बना हो, उसे कार्बनिक कहते हैं और जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, उसे अकार्बनिक कहते हैं। ठीक है? तो ये एक कार्बनिक पदार्थ है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, ऊर्जा नहीं देता है, बल्कि उपापचय क्रियाओं का काम करता है। ठीक ना? ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ऊर्जा प्रदान सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट और वसा करता है। यानी उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। साथ में हम कहें कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। लेकिन 1912 में जो फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था, इसीलिए कहा जाता है कि भाई विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की। और अभी तक हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है, जो हम लोग भोजन से और कुछ बाहरी वातावरण से प्राप्त करते हैं। अगर घुलनशीलता के आधार पे देखा जाए तो विटामिन को 2 भागों में बाँटा गया है। एक जो जल में घुलने वाला विटामिन होता है और एक जो वसा में घुलने वाला विटामिन होता है। और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भाई जल में घुलने वाला कौन-सा, वसा में घुलने वाला कौन-सा है? तो इसका एक सिंपल तरीका है देखिए, वाटर है ना, वाटर तो यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं और डब्ल्यूबीसी लिख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा रक्त के जो प्रकार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी याद रखिएगा, तो बीसी यानी बी और विटामिन सी हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ये याद कर लेते हैं, तो फिर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी शेष बचा, वो सब किसमें घुलता है? तो वसा में घुलता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो जल में विटामिन घुलते हैं, तो आप जैसे प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक ना? तो ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, यानी जो जल में घुलने वाला विटामिन है, वो ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में नहीं रहता है। अगर हम बात करें वसा वाला, तो यह वसीय ऊतकों में संचित होता है और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक और महीनों तक भी रह सकता है। ठीक? तो चलिए आते हैं आगे।
सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल और स्रोत क्या है तो गाजर। गाजर जो है सर्वाधिक अच्छा स्रोत है, गाजर आप खाते हैं तो विटामिन ए आपको मिलता है। या पके हुए फल जो होते हैं या हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, पनीर होता है, दूध होता है, मांस, मछली, अंडा, मिल्क हर चीज़ से आपको मिलता है। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि सुनहरे चावल में, सुनहरा यानी गोल्डन राइस में कौन-सा विटामिन मिलता है? तो ये याद रखिएगा विटामिन ए। और एक चीज़ और भी है हमारे शरीर में यकृत आपने नाम सुना होगा लिवर, तो उसमें भी भंडार संचय होता है कौन-सा विटामिन ए। तो ये वाला भी अब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। ठीक है? अगला बात करते हैं अगर विटामिन की कमी विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन-सा रोग होता है? तो यहाँ पे देखिए एक रतौंधी है। रतौंधी होता है जैसे कि कभी-कभी किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे कि 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद उसको दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं रतौंधी। और जैसे ही दिन होता है तो दिखाई देता है, रात होता है तो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए उस व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। ऐसा मैंने 1-2 आदमी के बारे में सुना हुआ है। और अगला है कि यहाँ पे एक और रोग होता है जीरोथैल्मिया। इस रोग में आँखें सूज जाती है, यानी शुष्क हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं यानी सूखा हो जाता है। तो ये आपका रतौंधी और ये 2 रोग हो गए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, एक ट्रिक मैंने बनाया हुआ है कि इससे भी याद रख सकते हैं कि कमी से होने वाले रोग में, तो यहाँ पे एक याद रखिएगा आगे आएगा, रवि सर नर हैं, ठीक ना? अगर ऐसे आप याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाए। जैसे कि देखिए विटामिन ए से रतौंधी हो जाएगा, विटामिन बी से बेरी-बेरी हो जाएगा, सी से स्क्रबी हो जाएगा, डी से रिकेट्स हो जाएगा और आपका ई से हो जाएगा नपुंसकता हो जाएगा और के से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रवि सर नर हैं, बस आप इतना याद कर लीजिएगा तो सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपको याद हो जाएँगे। चलिए अगला आते हैं विटामिन सी। तो आप कहेंगे सर विटामिन बी कहाँ गया? तो एक्चुअली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो उसके बारे में लाइन से भी आएगा, लेकिन पहले सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है यानी एसिड है। स्रोत जो है आंवला अच्छा स्रोत है इसका। यानी देखिए कभी-कभी क्या पूछता है कि विटामिन सी का सबसे अधिक स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत कौन-सा है? जैसे नींबू दे देगा, संतरा दे देगा, आंवला दे देगा। उसमें ये आपको काम आता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता इत्यादि। अब एक चीज़ और भी है कि घाव को भरने वाला विटामिन भी इसे कहते हैं, ठीक? अब इसकी कमी से कौन-सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, यानी मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून निकलने लगता है, दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, मुँह से गंध आने लगता है, इस तरह का बात इसमें होता है। अगला है विटामिन डी। देखिए 2 विटामिन जो है वो आपको उसका संश्लेषण शरीर के अंदर होता है। एक तो विटामिन डी होता है और यहाँ पे होता है के। तो विटामिन डी और के जो होता है वो आपका उसका संश्लेषण का मतलब हुआ आपके शरीर के अंदर ही निर्माण होता है। ठीक ना? तो यहाँ पे पहले डी के बारे में बात करते हैं, तो इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है और ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि मछली के तेल में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पे ना मोस्ट वीवीआई है एग्ज़ाम के लिए, ठीक? और ये चूँकि धूप से प्राप्त होता है इसलिए जिसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। एक बात और भी है, आपने सुना होगा एंजाइम और हार्मोन, जो आगे के लेसन में आएगा। तो हार्मोन की तरह ये कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और ये तेजी से बनने वाला विटामिन होता है, ठीक ना? अब इसकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं? तो रिकेट्स। रिकेट्स एक्चुअली क्या है बच्चों में होता है और उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ये वाला भी बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों में होने वाले 3 रोग बहुत फ़ेमस है। एक 2 आपका विटामिन प्रोटीन से होता है और एक आपका रिकेट्स, तो ये 2 याद रखिएगा। एक और रोग है जिसका नाम है ऑस्टियोमेलेसिया, यानी मलेशिया से नाम याद है, मलेशिया देश का नाम है। तो इस बीमारी में वयस्कों की हड्डी नम और लचीली हो जाती है। यानी अगर देखा जाए तो विटामिन डी जो है वो हड्डियों से रिलेटेड है। अगला बात करते हैं विटामिन ई। ई का नाम है टोकोफेरॉल और सोयाबीन या अंकुरित अनाज, अंडा, दूध इत्यादि। अच्छा प्रोटीन भी सबसे अधिक किस में पाया जाता है ये क्वेश्चन आता है तो सोयाबीन आप याद रखिएगा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपको सोयाबीन है, ये भी याद रख लीजिएगा। साथ में ये सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सौंदर्य मतलब आपको स्वस्थ बनाए रखता है, त्वचा चमकदार हो जाता है, तो ये भी इसके लिए मतलब फ़ेमस है। अगला है इसकी कमी से देखिए महिलाओं में बाझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है और उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, विटामिन ई की कमी से। चलिए अगला आता है विटामिन के।
अब के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ये टमाटर, हरी सब्जियां और आतों से भी उत्पन्न होते हैं और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 1। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, ठीक ना? रासायनिक नाम थायमीन। और मूंगफली, हरी सब्जी, ये देखिए हरी सब्जी और दूध, मांस तो अंडा सब कुछ अब खाना ही चाहिए, लेकिन मतलब एक तरह से देखा जाए इस स्रोत के बारे में अगर देखा तो यहाँ पे है बेरी बेरी रोग। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है जो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो नॉर्मली देख ही रहे हैं ना, अब जितना विटामिन या प्रोटीन या वसा होता है तो लगभग हरी सब्जियों का चर्चा हमेशा रहता है, दूध का चर्चा हमेशा रहता है, अंडा का चर्चा हमेशा रहता ही रहता है। अगला बात करते हैं विटामिन बी 2 का बारे में। तो इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है, ठीक है? ये भी आपको वही स्रोत आप देख ही सकते हैं, सेम है। कमी से कौन-सा रोग होता है? तो जीभ संक्रमित हो जाता है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और त्वचा, ओंठ का फटना, जिसे एक रोग नाम दिया गया है किलोसिस, ठीक ना? किलोसिस नामक रोग हो जाते हैं, तो ये वाला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं विटामिन बी 3। इसका रासायनिक नाम है नियासिन कह सकते हैं और सेम स्रोत है आपका। यहाँ पे पेलाग्रा एक रोग है, पेलाग्रा, जो जिसको ना 4D सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए देखिए यहाँ पे डी 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 यानी 4D है, यानी पहले दस्त आएगा यानी उल्टी होगा, फिर उसके बाद मानसिक विकृत और मंद बुद्धि की स्थिति आ जाती है, फिर त्वचा में सूजन और खुजली आ जाती है और उसके बाद लास्ट में मृत्यु हो जाती है। तो यही है आपका 4D, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बी 5 यानी 5, इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है, एसिड है। टमाटर और मूंगफली, दूध और मांस से ये प्राप्त कर सकते हैं और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगता है और मंद बुद्धि होने लगते हैं लोग। नेक्स्ट है विटामिन 6। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन और मांस, अनाज, बादाम और सब्जी से ये प्राप्त करते हैं हम लोग और इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। यहाँ पे है बी 7। इसका नाम है बायोटिन। बायोटिन वही मांस, दूध स्रोत आप समझ ही गए। हाँ, लेकिन एक खास बात, इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होने लगते हैं, बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये विटामिन 7 इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है आपका विटामिन 9 और इसका नाम है फॉलिक अम्ल और वही दाल, सब्जी, अंडा से ये प्राप्त होता है और इसकी कमी से भी रोग होता है, एनीमिया और पेचिस रोग होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि साइनो का बालामीन सॉरी, यहाँ पे दूध, अंडा और पनीर, मांस इत्यादि से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बी 12 ना इसलिए एग्जाम में आता है कि इसमें एक कोबाल्ट, देखें यहाँ पे कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी बी 12 का संश्लेषण के लिए आपको कोबाल्ट की आवश्यकता होती है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग यानी खून में कमी और पांडु रोग होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब कोबाल्ट के बारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्रोत सबसे पहले तो सभी जितने भी अनाज है जैसे गेहूं, जौ, मक्का, चावल, शहद, आलू, केला इत्यादि में आप जब खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसे शर्करा भी कहा जाता है। शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। और कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड्स और एक होता है डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। यानी आपका मोनो मतलब छोटा हो गया, डाई मतलब 2 हो गया और पॉली मतलब 2 से अधिक। यहाँ पे देखते हैं, पहला बात करते हैं मोनो का। तो यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है। इसे बहुत सरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और पाचन क्रिया में इसे अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है। मोनो सैकराइड्स में आपको ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं और ग्लेक्टोज होते हैं। सॉरी, थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी, तो भावनाओं को समझ लीजिएगा यहाँ पे। अगला बात करते हैं ग्लूकोज, जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज का रासायनिक क्या है? C6H12O6। इसे शरीर का ईंधन भी कहा जाता है ग्लूकोज को। तो जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो वो लास्ट में वो क्या होता है? ग्लूकोज ही बनता है। जैसे आपका प्रोटीन फिर बाद में ग्लूकोज बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनेगा, तो इस तरह से।
फ्रैक्टोज क्या है? ये दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है और फलों के मीठेपन का कारण भी यही होता है, फ्रैक्टोज ही। शहद की शर्करा भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे है ग्लैक्टोज। ये आमतौर पर प्रकृति में उन शर्करों के साथ मिलकर पाया जाता है सॉरी जिसमें डेयरी उत्पादन जैसे दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम, दही, लैक्टोज के रूप में ये अच्छा स्रोत है। ठीक। अगला बात करते हैं यहाँ पे डाई सेक्राइड्स है। यहाँ भी है दो मोनो जो सेक्राइड है मिलकर ये बनता है, यानी हम डाई हमने बता ही दिया, मतलब दो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो ग्लूकोज है और प्लस फ्रैक्टोज को मिला दिया जाए तो सुक्रोज आपको उत्पन्न होता है और यही आपका क्या हो जाएगा? डाइसेक्राइड। यहाँ पे कहते हैं गन्ने और गुड़ की शर्करा कहा जाता है। यहाँ पे टेबल शुगर चीनी भी सुक्रोज का ही बना होता है। साथ में अगर बात करें ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? तो माल्टोज। यहाँ पे जैसे जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं, अंकुरित अनाज की शर्करा इसे कहते हैं। शराब में भी ये पाया जाता है। अगला बात करते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। और लैक्टोज आपको पता है ना, लैक्टिक अम्ल से नाम सुना होगा आपने, जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, वो दूध में ही पाया जाता है, तो दूध में ये होता है। अगला बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अगर मोनोसेक्राइड्स मिल जाए तो ये बनता है और यह भोजन को संचित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्च का नाम सुना होगा आपने, सेलुलोज का नाम सुना होगा, ग्लाइकोजेन का नाम और काइटिन। जैसे जैसे आप कोई अनाज खाते हैं तो जैसे स्टार्च पौधों में पाए जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडार होता है और कैप्सूल भी इसी का बना होता है। ये भी याद रखिएगा, कैप्सूल भी इसी का बना होता है। अब सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। कैसे आता है? जैसे आपने देखा होगा कि फिल्म का जो रील होता है वो किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। ये निर्जीव के रूप में होता है। कोशिका के जो बाहरी वातावरण होते हैं वो सेलुलोज के ही बने होते हैं। तो सेलुलोज पौधे में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड्स है। अगला बात करते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन क्या है? जानवरों में मुख्य रूप से भंडार होते हैं ये, और ये यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है, यानी भंडार रहता है, और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में ये कार्य करता है। काइटिन की अगर बात करें तो ये एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से ही बना होता है। ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट, वसा। तो अब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गए, विटामिन खत्म हो गए, अब बात करते हैं वसा का। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को मतलब सॉरी चिकनाई ये चिकना मतलब इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, तो शरीर को क्रियाशील बनाए रखता है और वसा शरीर के लिए उपयोगी होता है, और किंतु इसकी अधिकता हानिकारक होती है। देखिए वसा ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन अगर ज़्यादा खाते हैं तो मोटापा स्टार्ट हो जाता है और उससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगर वसा को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु इस पर ताप द्रव अवस्था में इसे तेल के रूप में होते हैं। अगर आप मान लेते हैं 20 से ऊपर करते हैं तो ये द्रव के रूप में आपको होते हैं जो तेल कहलाते हैं, और अगर 20 से नीचे रहता है तो ये ठोस अवस्था में रहता है। अगला बात करते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति को करीब करीब 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि आपका जो पतला मांस होता है उस मांस के अंदर अंदर ना आपको वसा होता है। अगर मान लीजिए कि आपने 4 दिन भोजन नहीं खाया तो शरीर क्या करता है कि उसके जो मांसपेशी होता है उसके जो नीचे वाला लेयर जो वसा होता है उसी का उपयोग ऊर्जा के रूप में करता है, और यही कारण है कि अगर आप 10 दिन नहीं खाते तो आपका चेहरा सूखा-सूखा हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब पतले दिखने लगते हैं। तो ये उसका ही उपयोग करने लगता है एनर्जी के रूप में, जब तक वो रहेगा आपके शरीर के निचले वाले त्वचा के निचले वाले परत में। अगला बात करते हैं कि 1 ग्राम वसा से करीब-करीब 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। और स्रोत तो आप समझ सकते हैं, मक्खन, दूध, घी, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, तेल इत्यादि खाते हैं तो आपको वसा मिलता है। ज़्यादा वसा मत खाइएगा, नहीं तो मोटे हो जाइएगा और फिर पतले होने के लिए जिम जाना पड़ेगा। अगला बात करते हैं, वसा के भी प्रकार होते हैं। एक तो होता है संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा और एक होता है ट्रांस फैट। अब ये क्या है? तो देखिए संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के
स्तर को बढ़ाता है। तो इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए, जैसे कि मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा। अगर असंतुलित की बात करें तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी सहायक होता है। ओहो! यानी ये आपके शरीर के लिए ठीक होता है, जैसे कि मूँगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल और सूर्यमुखी का तेल, काजू, बादाम इत्यादि। लेकिन ये भी आप ज़्यादा खाइए तो दिक्कत हो जाएगा। अगला बात करते हैं ट्रांस वसा इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं यानी इस तरह का वसा खाते हैं तो आपके लिए बड़ा दिक्कत है, जैसे कि फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, कुरकुरे इत्यादि। अगला बात करते हैं वसा के कार्य। आखिर कार्य क्या है? तो देखिए वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहण करता है, ठीक? त्वचा के निचले नीचे जमा होता है रहता है। आपको पता ही था कि वसा त्वचा के नीचे ही जमा रहता है। वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है, अर्थात यानी सुरक्षा प्रदान करता है। वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघातों से बचाता भी है। वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है तथा वहाँ वसा कोशिका कार्य को भी बढ़ावा देता है। ऊँट के कुबड़ में वसा पाया जाता है, यानी ऊँट आप जो देखते हैं उसका जो ये कुबड़ वालापन है तो उसमें क्या पाया जाता है? वसा ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन ये भी एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कार्बन का बना हुआ है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसमें पाए जाते हैं। ठीक? और ये शरीर में कहा जाता है कि जो सभी प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से ही होता है। ठीक ना? इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किए हुए, पहले इसको देख लेते हैं। शारीरिक वृद्धि, अंगों की मरम्मत इत्यादि में प्रोटीन कार्य करता है। मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है और एक प्रोटीन अगर प्रति ग्राम देखा जाए तो यहाँ पे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। एक चीज़ और भी है, आपको एक आता है एंजाइम, जो आप देखते हैं ना कि पाचन क्रिया में आपको काम आता है एंजाइम, या आपने सुना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन का नाम सुना होगा। तो एग्जाम में जब आए ना कि ये किस चीज़ का बना हो तो आप आँख बंद कर प्रोटीन ही मार दीजिएगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक ना? आँख बंद करके प्रोटीन मारिएगा। अगला बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं एक प्रोटीन। तो 20 प्रकार में आपका 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 जो होते हैं अनावश्यक होते हैं। देखिए आवश्यक क्यों? आवश्यक तब होता है किसी चीज़ की जो आपके पास ना हो। तो ना हो तो आप भोजन करेंगे तभी प्राप्त होगा, यानी आपको 10 जो है भोजन से लेना ही लेना है। और अनावश्यक का मतलब जो आपके पास रहता है, उपलब्ध रहता है, यानी आपका जो शरीर है स्वयं निर्माण करता है, ठीक ना? तो इसे कहते हैं जब हमारे पास खुद ही निर्माण हो जाता है तो उसकी क्या आवश्यकता है? यानी मतलब हम उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ है, आवश्यक मतलब जो भोजन के द्वारा आप प्राप्त करते हैं और अनावश्यक जो आप शरीर का उसका निर्माण करता है। चलिए अगला देखते हैं प्रोटीन की प्राप्ति। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि देखिए शरीर में जब आपका रक्त जो है, उसमें आपको देखते होंगे कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जिसके चलते खून का रंग लाल होता है और एक फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा कि रक्त का थक्का बनता है ना? रक्त का थक्का बनता है। जैसे अगर आपका शरीर कट जाए और बाहर खून निकले तब वो थक्का बनता है, जिससे खून के बहाव को रोका जा सकता है। अच्छा, रक्त में एक और चीज़ पाया जाता है हिपैरिन, याद रखिएगा हिपैरिन। हिपैरिन कार्य क्या करता है? ये शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसको जमने से रोकता है, समझे? और ये भी आपको यकृत में पाया जाता है। ये भी आप बहुत फेमस है क्वेश्चन, तो ये भी याद रखिएगा, इसका भंडार यकृत में होता है। और यहाँ पे दोनों हो गया, एक शरीर के बाहर रक्त को थक्का बनाता है और ये है हिपैरिन जो है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये भी आपको रक्त में ही पाया जाता है और रक्त के थक्का बनाने में ही सहायक होता है। हड्डियों में आपको एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोलेजन। मांसपेशियों में पाया जाता है, एक होता है एक्टीज और एक होता है मायोसिन। मायोसिन आपका जो त्वचा का जो कलर होता है उससे संबंधित है। अगला बात करते हैं भोजन। भोजन में आप कौन-कौन सा प्रोटीन देखते हैं? जैसे कि गाजर, गाजर में कैरोटीन, ये बहुत बार पूछा गया है। गेहूँ में ग्लूटेन, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और जो अंडा होता है तो अंडा में 2 भाग देखते हैं, एक सफ़ेद वाला तो उसमें पाया जाता है एल्ब्यूमिन और पीला भाग जो होता है उसको में पाया जाता है बिटेलिन।
अब यहाँ पे कहते हैं कि बाल, नाखून, सींग, खुर या अल्फा कैरोटीन कोलेजन जो होते हैं, ये एक प्रोटीन का नाम है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ये प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो देखिए यहाँ पे दोनों ये रोग होते हैं, बच्चों में ही होते हैं। तो यहाँ पे एक है क्वाशियोर, ये जो है बच्चों में होता है और इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है और साथ में वो ना हाथ पैर तो सूखा रहता है लेकिन पेट पेट जो है वो फूल जाता है। अगला बात करते हैं एक रोग कौन-सा है मेरास्मस। ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, ये सूखा रोग होता है। इसमें तो पेट नहीं निकलता, इसमें आप देख रहे हैं पेट निकल रहा है, इसमें एकदम पतला-दुबला ही व्यक्ति रहता है, वज़न बहुत कम होता है, सूखा रोग तरह से कह सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको एक डी की कमी से रिकेट्स आपने देखा है और ये 2 रोग आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो बच्चों में होता है। अगला बात करते हैं खनिज लवण के बारे में। ऐसे खनिज लवण से संबंधित बहुत सारे कुछ होते हैं, लेकिन फास्फोरस की अगर बात करें तो ये हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने में काम आता है, तंत्रिका तंत्र को सक्रिय बनाने में सहायक होता है। चावल, मूंगफली और सोयाबीन, पनीर आप खाते हैं तब ये आपको प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें आयरन का, तो आयरन आपको पता है कि जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है ना, तो वो हिमेटिन या हीम नामक प्रोटीन से बना होता है। जो आपको लोहा युक्त होते हैं, ठीक ना? तो आप ये कह सकते हैं कि आयरन आपको दूध जैसे खून की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहाँ पे कहता है कि हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक होता है, ये रक्त के निर्माण में सहायक होता है। हरी सब्ज़ी, अमरूद इत्यादि खाइएगा तो आपको ये होगा। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक ना? एनीमिया नामक रोग हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन, जैसे आपको पता होगा कि एक ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि में एक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आयोडीन की। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको घेगा रोग होता है, समझे? तो समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस इत्यादि खाते हैं तो आपको इसकी कमी पूरा हो सकती है। एक चीज़ और भी है, दिल का धड़कन, ठीक ना? दिल का धड़कन का नियंत्रण करता है तो तब पोटेशियम, ठीक ना? पोटेशियम नामक रोग होता है, एथिस तत्व खनिज होते हैं जो आपके दिल के धड़कन को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जल का, जो आपका आखिरी है, तो जल सबसे पहले बात आता है कि मानव शरीर का भार का लगभग कितना 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित है। और ये क्या करता है, जैसे आप कुछ खा लिए तो अपशिष्ट पदार्थ या विषैला पदार्थ जो है वो जल में घुलकर शरीर से बाहर निकलने का काम करता है। मानव शरीर जो जल है मानव शरीर के तापमान को पसीना और वाष्पन के द्वारा नियंत्रित करता है और जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। तो ये आपका रहा का पूरा पोषक तत्व। तो अगला लेसन आपको कंटिन्यू आपको प्रतिदिन मिल जाएगा और हमने कह दिया था कि ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा और साथ में टेस्ट अगर देना चाहते हैं, चूँकि आप पढ़ें और उसके बाद टेस्ट दें, तो वो इसी टॉपिक से टेस्ट रहेंगे। आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ऐप पे मिलेगा। तो इसके लिए मात्र ₹99 लग रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर जल्दी से जल्दी इसे एनरोल कर लीजिए और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो मेन है बेसिकली हम लोग टेस्ट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि देखिए अंतिम समय में रिवीजन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम का और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट आता है। देखिए आप सिर्फ़ पढ़ेंगे तो सिर्फ़ पढ़ने से क्या होता है, आप एक तरफ से पढ़ते जाइएगा, पीछे की तरफ भूलते जाइएगा। तो यही कारण है, आप पढ़ें और फिर उसका टेस्ट दें। तो ये टेस्ट रात को 10 बजे चलेगा जिसमें आपको साइंस के टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज के लिए करते हैं जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।